स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको चाइल्ड वेलफेयर और पेडागोगी कराऊंगा। ये टॉपिक जो है सीटेट में सबसे पहला टॉपिक आता है और मुख्य रूप से 30 मार्क्स का जो है हमारे पास चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी आता है। तो सीटेट के एग्जाम की तैयारी करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी का सीटेट में क्या योगदान है। तो आपको जहां तक पता है कि 30 क्वेश्चन जो है, 30 क्वेश्चन में से अधिकतर क्वेश्चन पर बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के सभी सिद्धांतों का प्रभाव होता है और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हमारे पास इसी से जुड़े होते हैं। कुछ थ्योरीज के क्वेश्चन हैं और कुछ हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं जिनमें टीचिंग एप्टीट्यूड का, केस स्टडी का जो मेथड है वो यूज होता है। तो मैं आपको पहले टॉपिक में जो सीटेट का पहला टॉपिक है उसके बारे में बताऊंगा। वो टॉपिक जो है चाइल्ड डेवलपमेंट से जुड़ता है। उसका मतलब बनता है जी कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास का सिद्धांत प्लस इसमें दो भाग हैं। तो विकास का सिद्धांत और उसका अधिगम के साथ संबंध। तो पहले टॉपिक से शुरू करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है और उसका लर्निंग के साथ क्या रिलेशन है। तो दो पार्ट बनते हैं इस टॉपिक के, डेवलपमेंट एंड लर्निंग और रिलेशन बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसी टॉपिक को हम। तो सबसे पहले जो आता है हमारा वो आता है डेवलपमेंट, यानी विकास। विकास क्या है? तो विकास जो है मुख्य रूप से स्टार्टिंग टॉपिक आता है। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग चलती है और जिसमें लगातार परिवर्तन होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, यानी गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। बच्चा जो है जन्म से पहले और जन्म के बाद मृत्यु तक लगातार सीखता है, लगातार एक्वायर करता है स्किल, नई नई योग्यताओं को ग्रहण करता है। तो विकास जो है एक बहुआयामी और व्यापक प्रक्रिया है। तो विकास को समझने से पहले हम दो भागों में इसको देखेंगे, वृद्धि या ग्रोथ और डेवलपमेंट, यानी विकास। तो विकास को हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। दो भागों में आता है ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखने के लिए हमें इन दोनों को अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले आता है ग्रोथ। ग्रोथ का अर्थ है फिजिकल, यानी ऐसा क्वांटिटेटिव चेंज जो हमारे शरीर में होता है, बाहरी रूप से होता है, आउटर चेंज है ये। तो वृद्धि को हम फिजिकल यानी शारीरिक परिवर्तन कह सकते हैं, जबकि विकास जो है बहुआयामी है, व्यापक है, ब्रॉड है। इसमें शारीरिक, मानसिक, नैतिक, संवेगात्मक यानी इमोशनल और सामाजिक, ये सभी भाग आते हैं। यानी डेवलपमेंट जो है ब्रॉड है, उसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, मॉरल और सोशल डेवलपमेंट के पार्ट जो है इंक्लूड होते हैं। तो डेवलपमेंट जो है टोटल है जिसमें ग्रोथ उसका एक पार्ट बनती है। ठीक है जी। फिर आता है ग्रोथ जो है वो एक क्वांटिटेटिव है, यानी मात्रात्मक है, और ये जो है गुणात्मक है। विकास जो है गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव, ये जो है गुणात्मक यानी इसमें गुणों का परिवर्तन होता है, चेंजेस आते हैं, नई नई स्किल परिवर्तन आते हैं स्किल्स में। जबकि वृद्धि में गुणों का नहीं है, मात्रा यानी फिजिकल चेंज, यानी वेट बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रही है, आकार बढ़ रहा है। ठीक है जी। तो बच्चा जो है फिजिकल रूप से ग्रोथ करता है। वृद्धि को हम माप सकते हैं, मापा जा सकता है इसे, ये मेजरेबल है। जबकि ये जो है नॉट मेजरेबल, यानी इसे नहीं मापा जा सकता। तो विकास जो है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसको डायरेक्ट हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं माप सकते। तो वृद्धि मापी जा सकती है। ठीक है। तो विकास जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको नॉट मेजरेबल यानी नहीं मापा जा सकता, सीधे रूप से हम नहीं कह सकते, ना दिखाई देती है। ये जो वृद्धि है ये बाहरी होती है, आउटर है ये, जबकि ये इनर और आउटर दोनों है, आंतरिक और बाहरी। तो इसी कारण जो है अंदर और बाहर दोनों होने के कारण इसको मापना मुश्किल होता है, देखा जा सकता है इसे।
परंतु इसको हम मेजर नहीं कर सकते, जबकि इसको बाहरी रूप से हम देख सकते हैं। फिर आता है वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, टारगेट नहीं है इसका कोई, नो टारगेट। जबकि विकास का लक्ष्य होता है, टारगेट समेत है ये। तो विकास का क्या लक्ष्य होगा? तो विकास का लक्ष्य होता है एक अच्छा विकास, संपूर्ण विकास, समावेशी विकास, यानी एक ऐसा विकास जिसमें बच्चा जो है जीवन में कामयाब हो, एक सफल जीवन जिए और अपने गुणों को लगातार वृद्धि में करे और समाज को वो योगदान दे। तो विकास के लक्ष्य होते हैं, हम कहते हैं कि बच्चा जो है एक अच्छा बच्चा बनेगा, कामयाब बनेगा, एक अच्छे काम करेगा, समाज को अच्छा योगदान देगा। तो विकास के लक्ष्य होते हैं। फिर आता है दिशा। वृद्धि की दिशा जो है, डायरेक्शन जो है नहीं होती, यानी कोई डायरेक्शन नहीं है। जबकि विकास की दिशा होती है, यानी इसकी डायरेक्शन होती है। तो विकास जो है डायरेक्शन के साथ है, दिशा होती है। तो विकास की दिशा होती है, जैसे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक दिशा है, एक रूपरेखा है, जिसमें वो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और आगे की जो प्रौढ़ अवस्था है, एडल्टहुड है, उस तक वो पहुंचता है। तो दिशा है। फिर आता है कि वृद्धि का पैटर्न नहीं होता, यानी क्रम नहीं है, इसका कोई क्रम नहीं है वृद्धि जो है। जबकि विकास के क्रम दिखते हैं, तो क्रम ही है, प्रक्रिया आती है विकास। ठीक है जी। तो वृद्धि और विकास जो है दो एस्पेक्ट हैं। अगर हम देखें कुल जो है, टोटल जो है डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का पार्ट जो है वृद्धि यानी ग्रोथ, उसका एक छोटा पार्ट है जो सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट को कवर करता है। ठीक है जी। अब जो इसमें आगे क्वेश्चन आए हुए हैं, आगे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें विकास से संबंधित जो है सबसे पहले आता है नेचर वर्सेस नर्चर। एक अप्रोच है, एक डिस्प्यूट है, प्रकृति और पोषण। तो विकास से जुड़ी हुई एक बहस आती है जिसमें कहा जाता है कि बच्चे के विकास में नेचर का योगदान ज्यादा है या नर्चर का योगदान है। नेचर जो है ये जन्मजात होती है या हेरिडिटी होती है, हेरिडिटरी है ये, यानी आनुवंशिक। जबकि नर्चर जो है इन्वायरमेंट से जुड़ी होती है, यानी ये वातावरण से जुड़ी हुई है। तो नर्चर का मतलब है वातावरण, आउटर इन्वायरमेंट। जबकि नेचर जो है बच्चे के जन्मजात गुण होते हैं, हेरिडिटरी गुण होते हैं। तो इस बहस में कहा जाता है कि बच्चा जो है आनुवंशिक रूप से मुख्य होता है या वो वातावरण में आकर ज्यादा शिक्षा या ज्यादा जो ज्ञान है या लर्निंग जो है सीखता है। तो ये दोनों अप्रोच अपने में सही हैं। दोनों अप्रोच का अर्थ आता है कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता का रोल ज्यादा है या वातावरण का। तो हमारे लिए दोनों अप्रोच जरूरी है, यानी वातावरण भी जरूरी है और आनुवंशिकता जरूरी है। दोनों का योगदान जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी पूरक। जैसे आनुवंशिकता जो है आधार है, बेस है। तो जैसे पिरामिड होता है, पिरामिड का बेस जो है उसकी नेचर यानी उसकी हेरिडिटी है। तो आनुवंशिकता आधार है, जैसे एक पेड़ का आधार उसकी जड़ होती है। इस प्रकार बीज जो है एक सीड होता है, सीड से ट्री बनता है। तो आनुवंशिकता जो है सीड है, ऐसे गुण, ऐसे ट्रेट हैं जो उसको अपने माता पिता से मिलते हैं जीन के रूप में। तो ऐसे गुण उसको प्रकृति से मिलते हैं, यानी माता पिता से मिलते हैं। और वातावरण में, परिवार में आकर, समाज में आकर, स्कूल में आकर, जिस वातावरण में वो पढ़ता है, जिस वातावरण में वो रहता है, उसकी लाइफ चलती है, उसको हम इन्वायरमेंट या नर्चर कहते हैं। तो इसका प्रभाव भी बच्चे पर ज्यादा पड़ता है। अगर बच्चे की नर्चर यानी पोषण अच्छा है तो उसका जीवन जो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है, जीवन में उसको बेहतर योगदान मिलता है शिक्षा का। तो इन दोनों का योगदान सही है। अगर मान लो नेचर में, प्रकृति में या आनुवंशिकता में कमी रहेगी, बच्चा आनुवंशिक रूप से बीमार हुआ या आनुवंशिक रूप से कमी रही, तो वो बाद में जीवन में उन कमियों को दूर नहीं कर पाएगा। एक अच्छा बच्चा जो है आनुवंशिकता से भी अच्छा हो सकता है और वातावरण से भी अच्छा होगा। दोनों का योगदान जरूरी है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि नेचर और नर्चर यानी आनुवंशिकता और वातावरण जो है दोनों जरूरी अप्रोच हैं, बच्चे के विकास पर दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। टीचर, परिवार और समाज जो है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं। यानी जब बच्चा जन्म लेने के बाद समाज में सोशल लाइफ शुरू करता है तो सोशल लाइफ में वो इन्वायरमेंट में रहता है, तब वो अपने गुणों को, अपने
जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो स्किल एक्वायर करता है, वो इन्वायरमेंट का पार्ट है। अगर जीवन में इन्वायरमेंट अच्छा है, यानी स्कूल, परिवार, सब कुछ उसकी केयर अच्छी है, तो वो बच्चा जो है बेहतर जीवन की तरफ बढ़ता है। परंतु इसके साथ साथ उसका आधार यानी उसकी आनुवंशिकता भी सही होनी चाहिए। दोनों का योगदान जो है मुख्य आता है। तो ये अप्रोच आती है डेवलपमेंट में, नेचर वर्सेस नर्चर कह देते हैं। अब आपको पता है कि जैसे आनुवंशिकता जो है आधार है, इसके अलावा वातावरण उसका आउटर रूप है। इसके साथ क्वेश्चन आते हैं विकास के फैक्टर, यानी विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी विकास जो है किन किन फैक्टर के कारण प्रभावित होता है। तो विकास के लिए सबसे पहला फैक्टर आता है, मूलभूत है आनुवंशिकता, हेरिडिटी, यानी आधार। तो बच्चा जन्म से माता पिता से जो गुण प्राप्त करता है वो आनुवंशिकता होती है, और वो फैक्टर है यानी वो गुण है, महत्वपूर्ण गुण है। अगर उसमें कमी रही तो बच्चे का विकास प्रभावित होता है उससे। तो पहला फैक्टर आनुवंशिकता है। माता पिता के गुण सूत्र, उसके जीन आदि, उनके गुण भी बच्चे के ऊपर प्रभाव डालते हैं। एक अच्छे माता पिता के बच्चे अच्छे होने की संभावना होती है। बुरे माँ बाप या बुरे गुणों के जो माँ बाप हैं उनके बच्चे पर उनका प्रभाव जो है दिखाई पड़ सकता है। तो यानी दोनों तरफ से उनका प्रभाव होता है। तो बाद में वातावरण जो है उसका एक महत्वपूर्ण कारक होगा। तो फैक्टर में जैसे आनुवंशिकता पहला कारक है, और आनुवंशिकता के बाद आता है वातावरण। वातावरण में परिवार, फैमिली उसका महत्वपूर्ण कारक है। उसकी केयर यानी परिवार उसका सबसे पहला स्कूल होता है। तो प्राइमरी स्कूल होने के नाते सबसे पहले वो वहीं से सीखता है। बेसिक मैनर जो है वो परिवार से, फैमिली से सीखता है। क्वेश्चन आया हुआ है कि बच्चा जन्म के समय कैसा होता है। ना तो वो सोशल होता है, ना ही वो अनसोशल होता है, यानी ना वो सामाजिक है ना वो असामाजिक है। बच्चा जो है स्टार्टिंग में जब जन्म लेता है तो उसमें गुणों का प्रभाव नहीं होता। धीरे धीरे परिवार में वो गुणों को अर्जित करता है। कुछ गुण अंदर से अर्जित होते हैं और कुछ गुण जो है बाहर से अर्जित होते हैं। तो फैमिली में माँ यानी मदर जो है उसकी फर्स्ट पहली टीचर होती है। तो फर्स्ट टीचर होने के नाते माँ जो है उसकी बेसिक केयर करती है, उसको बेसिक जीवन सिखाती है, चलना फिरना बैठना, बेसिक चीजें उसको माँ से प्राप्त होती हैं। परिवार का योगदान जो है सबसे ज्यादा होता है। एक अच्छी केयर, एक अच्छे परिवार की केयर जो है बच्चे के जीवन पर दिखाई देती है। उसके जीवन में आदर्श मूल्यों का प्रभाव या मॉरल लाइफ का प्रभाव जो है उसकी फैमिली के कारण पड़ता है। तो फैमिली जो है मुख्य है। परिवार में माँ जो है उसकी फर्स्ट टीचर होती है। परिवार के बाद उसका स्कूल यानी उसका इन्वायरमेंट आता है, जो आउटर इन्वायरमेंट होगा स्कूल। तो स्कूल जो है, स्कूल में बच्चा जो है जब स्कूल में जाता है फॉर्मल एजुकेशन शुरू करता है। तो फॉर्मल एज में फॉर्मल एजुकेशन से वो ग्रुप यानी समूह में रहना सीखता है। इसके अलावा टीचर की इंस्ट्रक्शन, उसकी शिक्षाओं को ग्रहण करता है। उसके अंदर एक्सपीरियंस जो है बढ़ जाता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, भाषागत विकास जो है उसका स्कूल में होता है। क्वेश्चन आया हुआ है कि सामाजिकता या सोशल लाइफ उसकी कहां से स्टार्ट होती है। मुख्य रूप से सोशल लाइफ जो है फॉर्मल एजुकेशन यानी 6 साल के बाद शुरू होती है, जो चाइल्डहुड एज में आती है। तो स्कूल इन्वायरमेंट है। इसके बाद समाज यानी सोशल लाइफ, सोसाइटी। इसके अलावा संस्कृति, कल्चर जो है वो भी प्रभाव डालता है। तो बच्चे के जीवन पर कल्चर और समाज का दोनों का प्रभाव होता है। ये भी मुख्य कारक हैं। आस पड़ोस होता है, मोहल्ला होता है, गांव शहर होते हैं, उनका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो वो समाज और संस्कृति के भाग होते हैं। इसके अलावा एक वातावरण में चीज छूट गई, वो है बच्चे का पोषण। यानी जब बच्चा बड़ा होता है तो जिस खान पान या पोषण को वो ग्रहण करता है, न्यूट्रिशन लेता है, किस इन्वायरमेंट में, किस मोहल्ले में रह रहा है, उसकी आर्थिक दशा कैसी है, उसका प्रभाव भी बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो जिस प्रकार उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो उसका खान पान अच्छा होगा, उसका पोषण अच्छा होगा। अगर वो गरीब या कमजोर फैमिली से है तो उस स्थिति में उसका खान पान कमजोर होगा, उसको कुछ ऐसी डिजीज लग सकती हैं जो उसके न्यूट्रिशन की कमी के कारण हो सकती हैं। तो खान पान, आस पड़ोस, वातावरण के ऊपर निर्भर करते हैं। तो वातावरण में ये फैक्टर है, स्कूल है, ग्रुप एक फैक्टर होता है। तो क्वेश्चन में आपको आएगा कि विकास के फैक्टर, तो बच्चे के विकास के लिए ये फैक्टर जो है मुख्य रूप से जिम्मेवार होते हैं। नेक्स्ट आता है विकास में। विकास में मुख्य आता है चाइल्डहुड या चाइल्ड की स्टेज, यानी उसकी आयु के हिसाब से, एज के अकॉर्डिंग उसके चरण कि वो किस आयु में किस स्थिति से गुजरता है। तो जैसे आपको पता है कि बच्चा जो है प्री बर्थ,
पहली स्टेज होती है बच्चे के जन्म से पहले की, जिसको कह देते हैं जन्म पूर्व अवस्था। तो ये जो है माँ के पेट में होती है, उसकी केयर होती है वहां। माँ जो है उसको 9 महीने पेट में उसका विकास करती है। सबसे अधिक तीव्र वृद्धि होती है। बच्चा एक छोटे अणु से स्टार्ट करता है और बड़े रूप में वो बन जाता है माँ के पेट में। 9 महीने के बाद उसका जन्म होता है और सामाजिक रूप से वो समाज में आता है। तो प्री बर्थ एज जो है ये स्टार्टिंग है जन्म के, इसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, यानी इस आयु का बच्चे के ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव है। मुख्य रूप से जो हमें देखनी है वो आती है इन्फेंट एज, यानी शैशव अवस्था। इन्फेंट एज के बारे में आता है कि ये जो है नॉर्मली अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा होता है इसकी एज के बारे में, तो हर विद्वान ने अलग अलग डिफाइन किया है इसे। तो इसको हम 0 से लेकर 3 तक या 0 से लेकर 5 तक इसको मुख्य रूप से लेते हैं। तो अगर आपको आता है कि इन्फेंट एज कौन सी है, तो मुख्य रूप से 0-3 या 0-5 साल तक। फिर भी इन्फेंट जो बच्चा होता है वो 1 साल से कम का होता है। इसके अलावा 1 से 3 तक टॉडलर, उसको टॉडलर कह देते हैं। फिर 6 से पहले जो बच्चा होता है उसको प्री स्कूल या प्री स्कूल बच्चा, यानी जो स्कूल पूर्व का बच्चा है उसको कह देते हैं। तो आयु के हिसाब से इसके अंदर ज्यादा डिस्प्यूट नहीं होने चाहिए। इन्फेंट एज जो है पहली आयु होती है जिसमें बच्चा जो है जन्म लेता है, परिवार में आता है, माता पिता की केयर में रहता है। तो इस आयु में उसका ज्ञान जो है बहुत सीमित होता है, माँ बाप ही उसके पहले टीचर होते हैं। तो स्टार्टिंग वो वहीं से ग्रहण करता है। बेसिक मैनर, मुख्य रूप से वो बेसिक मैनर सीखता है और इस मैनर के हिसाब से शैशवावस्था में बच्चा जो है जो प्रकट चीजें हैं जो उसको दिखाई देती हैं, फिजिकल जो रिफ्लेक्शन है उसके ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है, उनसे सीखता है वो। इसमें बच्चा जो है जो चीजें आंखें, हाथ, पैर आदि से ग्रहण करता है उनको देखकर ही सीखता है। तो इस आयु में वो देखकर सीखने की हैबिट होती है। इसको इनेट एज भी कह देते हैं, इनेट एज भी कहा जाता है। इसके अलावा इसमें बच्चा जो है खेल कूद, यानी नर्सरी में वो खेल कूद से सीखना शुरू करता है, एक्टिविटीज करता है, फिजिकल छोटी छोटी एक्टिविटीज करता है, भागना, दौड़ना, चलना फिरना, ये सेल्फ डिपेंड होने के लिए होती हैं। और इसमें बच्चे के लिए जो शिक्षा है वो मैनर की होनी चाहिए, यानी उसके ऐसे मैनर सिखाए जाने चाहिए जो उसको बाद में जीवन में काम आएंगे। तो इसमें अक्षर ज्ञान, नॉलेज का कोई महत्व नहीं होता। बच्चा जो है खेलकूद के द्वारा सीखता है और बेसिक मैनर की शिक्षा सीखता है, शारीरिक अंगों को चलाना सीखता है, बैठना, चलना, फिरना आदि बेसिक क्रियाएं वो सीखता है। ये माँ बाप से भी सीख सकता है, परिवार से सीख सकता है, या नर्सरी स्कूल जो होते हैं या प्लेवे स्कूल होते हैं उनसे वो ये चीजें जो है सीख सकता है। दूसरी आयु आती है चाइल्डहुड एज। चाइल्डहुड होती है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था जो है ये 5 से लेकर 12 तक या 5 से लेकर 11 तक आमतौर पे। तो 5 to 11, 12 जो है ईयर एक ऐसी आयु होती है जिसको चाइल्डहुड एज कहते हैं। इस आयु को हम स्कूल गोइंग एज भी कह सकते हैं। बच्चा 6 साल से भारतीय जो सिस्टम है, भारतीय समय में समाज में 6 साल आयु लेते हैं जिसमें बच्चा स्कूल जाने लगता है। तो इसमें फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होती है, जबकि इन्फेंट एज में इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक शिक्षण था, यहाँ पर फॉर्मल एज शुरू होती है। इस आयु में बच्चा जो है सोशलाइजेशन यानी सामाजिक विकास का पहला चरण स्टार्ट करता है, जब वो घर से निकलकर बाहर स्कूल में या स्कूल के वातावरण में प्रवेश करता है। तो स्कूल में वो छात्रों से, बाकी स्टूडेंट से कम्युनिकेट करता है, ग्रुप बनाता है, ग्रुप में रहना सीखता है, दूसरों से कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन सीखता है। तो सामाजिक आयु आएगी। इसके अलावा इस आयु में बच्चा जो है भाषागत यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट सीखता है। स्कूल में आकर बच्चे का लैंग्वेज यानी उसकी नॉलेज की जो भाषागत ज्ञान है वो वहीं से स्टार्ट होता है। तो भाषागत विकास में आएगा उसका। इसके अलावा इस आयु में बच्चा जो है रुचिपूर्ण शिक्षण ग्रहण करता है, यानी खेल खेल में प्लेवे एक्टिविटीज जो मेथड है ये मेथड ही उसको मुख्य रूप से अच्छे लगते हैं। तो इसमें अगर उसको नॉलेज या भारी ज्ञान या भारी अक्षर ज्ञान दिखाया जाए, सुनाया जाए तो वो उन चीजों को लर्न नहीं कर पाएगा। तो लर्निंग में उसकी क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है। तो जैसा हम उसको रुचिपूर्ण या इंटरेस्ट या क्रिएटिविटी बेस्ड सिखाएंगे तो वो बच्चा जो है उन चीजों को ग्रहण कर लेता है। जितना ज्यादा सिखाया जाता है और प्रेम से, सहानुभूति से, कंफर्टेबल जोन में उसको सिखाया जाता है, वो सारी चीजें जो है इस आयु में ग्रहण कर लेता है। ये ग्रुप एज होती है। पहली बार इसको ग्रुप एज कहा जाता है कि ग्रुप बनाया, ग्रुप में रहा, गैंग एज भी कह देते हैं। बच्चा जो है इसमें बच्चा जो है
तो इस आयु में बच्चा जो है ग्रुप एज या गैंग एज की अवस्था से गुजरता है, लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। इसके अलावा लड़का लड़की से थोड़ी घृणा करता है, लड़की लड़के से घृणा करती है। तो एंटी यानी लिंग विरोधी बिहेवियर होता है आमतौर पे बच्चे का। शिक्षण में ये मेथड जो है, यानी अगर चाइल्डहुड एज को देखें तो प्राइमरी लेवल में टीचर के लिए ये मेथड आता है। तो पीआरटी में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी के आते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि एक अच्छे टीचर के लिए जो फर्स्ट चाइल्डहुड एज है उसमें बच्चे को कैसे डील किया जाएगा, उसको कैसे बेहतर तरीके से सिखाया जाए, उसकी जो लर्निंग प्रॉब्लम्स होती हैं उसको कैसे डील किया जाए, ये चीजें जो है आमतौर पे इस अवस्था के बारे में पूछी जाती हैं। इसके बाद आता है एडोलसेंस। एडोलसेंस का मतलब है किशोरावस्था। किशोरावस्था का मतलब होता है 12 से लेकर 18 वर्ष यानी 12 to 18 ईयर तक की अवस्था को एडोलसेंस कहते हैं। ये अवस्था जो है एक ऐसी क्रिटिकल आयु है जिसको टॉर्नेडो या साइक्लोन एज कहा जाता है, झंझावत काल कह देते हैं, तूफान काल कह देते हैं, स्टॉर्म एज कह देते हैं। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में बच्चे के अंदर बायोलॉजिकल चेंज काफी तीव्र होते हैं, हार्मोनल जो चेंज है वो तीव्र होते हैं। बच्चा इस अवस्था में जवान होता है तो उसके अंदर तीव्र परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। उसके कारण बच्चा जो है कुछ बिहेवियर जो है चिड़चिड़ापन हो गया, पढ़ाई में रुचि ना होना, बहिर्मुखी यानी आउटवर्ड उसका बिहेवियर होता है। इसके अलावा इसमें वो पेंडुलम यानी एक ऐसी अवस्था से गुजरता है जिसमें उसके डिसीजन जो है नहीं बन पाते, यानी पेंडुलम अवस्था में बच्चा जो है किसी एक विचार के ऊपर पक्के तौर पे नहीं कह सकता, उसके विचार बदलते रहते हैं। इस आयु में वो विपरीत लिंगी यानी सेक्स अट्रैक्शन उसमें होती है, लड़का लड़की के प्रति, लड़की लड़के के प्रति आकर्षण शो करती है। इस आयु में बच्चे को पढ़ाना एक मुख्य रूप से चुनौती होती है टीचर के लिए। बच्चे का ध्यान बाहर की तरफ होता है, शिक्षक जो है किस प्रकार से उसे अंदर की तरफ क्लास में उसका ध्यान रखे और बेहतर उसको पढ़ाए। इसके लिए मुख्य रूप से ये होता है कि बच्चे को उसकी रुचि के पूर्ण, जैसी उसकी रुचि है उस हिसाब से देखा जाए और टीचर को अपने मेथड में काफी तीव्रता लानी होगी, मोटिवेशन, प्रेरणा आदि का योगदान देना होगा। इसके अलावा उसको गाइडेंस और काउंसलिंग जैसे मुद्दे जो हैं इस आयु में बच्चे को करने पड़ते हैं। बच्चे की कुछ गंभीर समस्याएं होती हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से वो बता नहीं पाता, तो टीचर जो है एक ऐसे फ्रेंड, दोस्त के रूप में आए और उसकी समस्याओं को समझे और गाइड करे, उसे काउंसलिंग करे। इस आयु में बच्चे को सेक्स एजुकेशन दी जाती है, यानी शैक्षणिक शिक्षा का एक मुख्य एस्पेक्ट होता है सेक्स एजुकेशन। तो इस आयु में बच्चे को सेक्स एजुकेशन दी जानी चाहिए एक ऐसे टीचर के द्वारा जो चारित्रिक या करेक्टर के रूप से अच्छा है और बच्चे जो है उससे कंफर्टेबल जोन में उससे सीख पाते हैं। तो ऐसा टीचर जो उनको बेहतर सिखा पाए, उनकी झिझक, उनकी प्रॉब्लम को दूर कर पाए, वो उनका बेहतर टीचर बन पाता है। इस आयु में मॉरल यानी नैतिक शिक्षाओं का मुख्य योगदान होता है। बच्चे के जीवन में नैतिक परिवर्तन लाने के लिए टीचर को एक आइडियल कैरेक्टर के रूप में पेश होना चाहिए और उसके नैतिक चरित्र को बनाने के लिए उसको आदर्श कहानियां, महान नेताओं की कहानियां, कल्पनात्मक कहानियां जो है सुनाई जाती हैं। ठीक है, तो मॉरल एजुकेशन जो है इस आयु में काफी महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन का भी योगदान है। इस आयु में बच्चे के पास फिजिकल एजुकेशन एक अलग से चैप्टर ऐड हो जाते हैं करिकुलम में उसके। तो बच्चे को फिजिकल एजुकेशन के रूप में उसके शारीरिक ग्रोथ, उसकी वृद्धि, उसकी स्ट्रांगनेस को ध्यान में रखते हुए उसको खेलकूद में भागीदार, उसको पार्टिसिपेट कराया जाना चाहिए ताकि बच्चा जो है भागे दौड़े, जितनी ज्यादा वो भाग दौड़ करेगा उतनी ही ज्यादा एक्टिविटीज होती हैं, उसके शरीर का विकास होता है, उसकी लंबाई आदि बढ़ती है, उसकी शरीर की ग्रोथ जो है किशोरावस्था में काफी तीव्र गति से बढ़ती है। तो फिजिकल एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन जो है इस आयु में रहती है। मानसिक विकास की ये चरम आयु है, यानी किशोरावस्था तक आते आते बच्चे का मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है कंप्लीट हो जाता है। तो इस आयु तक मानसिक विकास जो है पूर्ण हो जाता है। इस आयु में बच्चा जो है इमेजिनेशन यानी कल्पनात्मक शक्ति रखता है। तो टीचर को उसकी कल्पनात्मक शक्ति को बढ़ावा देने के लिए, उसको बेहतर कल्पनात्मक और आदर्श जीवन जीने के लिए तैयार करने के लिए उसकी कल्पनाओं को, उसकी रुचियों को बढ़ावा दे, संवर्धित करे, उसके इंटरेस्ट, हॉबीज को प्रेरित करे, संवर्धित करे, उसको नेगेटिव या नकारात्मक रूप से डांटना या उसकी मोटिवेशन या उसकी प्रेरणा को दबाना, उसकी रुचियों को दबाना जो है नकारात्मक होता है, क्योंकि इस आयु में बच्चा जो है सहन नहीं कर पाता और
गुस्सैला यानी गुस्से के बिहेवियर में एंगर रहता है उसमें। तो इस आयु में टीचर को सहानुभूति, फ्रेंडली बिहेवियर के आधार पर उसके साथ डील करना चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से टीचर के साथ कम्युनिकेट कर पाए। अगर टीचर इस आयु में बच्चे को बेहतर तरीके से गाइड कर दे तो जीवन में उसके काफ़ी सफलताएं, उसको जीवन में बेहतर डायरेक्शन मिलती है और जीवन में वो अच्छे मुकाम जो है हासिल करता है। तो ये 3 आयु मुख्य थी। इसके बाद आती है एडल्टहुड एज यानी प्रौढ़ावस्था। तो ये 18 के बाद मृत्यु तक चलती है। आपको पता है कि विकास जो है लाइफ लॉन्ग है, कॉन्टिन्यूअस है, निरंतर चलता है। विकास जो है कहीं नहीं रुकता, लगातार चलता रहता है। तो विकास में एडल्टहुड के बाद यानी 18 के बाद एडल्टहुड मृत्यु तक हमारा जीवन लगातार सीखता है। इस आयु में जो बच्चा है वो बड़ा हो जाता है, पुरुष बन जाता है और उसके जीवन में एक्सपीरियंस यानी अनुभव का काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। नए नए एक्सपीरियंस लेता है, वो लगातार सीखता है, सीखने की कोई आयु नहीं होती। तो इस आयु में मुख्य रूप से उसका बाल विकास जो है उसके चरण खत्म हो जाते हैं। वो पुरुष या महिला के तौर पे समाज में मुख्य रूप से भागीदार या मुख्य रूप से पार्टिसिपेटिव हो जाता है। तो ये जो है अवस्थाएं हैं जो चाइल्डहुड एज में या एक विकास के अंदर महत्वपूर्ण होती हैं। अब मैं आपको इसके बाद विकास के सिद्धांत बता देता हूं। आपको पता है कि विकास के सिद्धांत जो है यानी डेवलपमेंट थ्योरीज मुख्य रूप से पूछी जाती हैं। तो विकास के सिद्धांत में पहला आएगा विकास यानी डेवलपमेंट जो है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस यानी निरंतर चलने वाली। तो निरंतर चलता है ये। तो निरंतर यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अब ये क्वेश्चन आता है प्रोसेस यानी प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है। तो कैसी प्रक्रिया है? ये फिजिकल प्रोसेस नहीं है, फिजिकल है परंतु मॉरल, मेंटल, इमोशनल बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। इसके अलावा ये जो है एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है। इंटेलेक्चुअल चीजें भी चलती हैं, ज्ञान के रूप में भी चलती है। तो निरंतर चलती है, लगातार स्किल एक्वायर्ड होती है, नए नए गुण एक्वायर्ड करता है। तो मृत्यु तक चलती है ये प्रक्रिया। ये जो है सामान्य से विशेष यानी जनरल टू स्पेसिफिक, ये प्रक्रिया जो है सामान्य से विशेष की तौर पे चलती है। पहले जनरल फिर स्पेसिफिक यानी जनरल सामान्य काम जो बच्चा शरीर के रूप में चलना फिरना, ये सामान्य गतिविधियां हैं, सिंपल एक्टिविटीज हैं। विशेष का अर्थ होता है विशेष, हाथों के विशेष काम, दिमाग के विशेष काम, सोचना समझना याद करना या विशेष काम करना, हाथों के स्किल आदि। तो सबसे पहले सिंपल और फिर उसके बाद विशेष स्पेसिफिक रूप से चलती है। इसके बाद आता है ये जो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यानी सरल से कठिन की तौर चलती है। पहले सिंपल चीजें सीखता है और धीरे धीरे उसका जो है शिक्षण, उसकी लर्निंग जो है कठिन चीजों की तरफ यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लगातार बढ़ता रहता है वो। इसके बाद इस अवस्था में विकास जो है शारीरिक विकास 2 रूप में चलता है, जैसे सिफेलोस्यूडल जिसको कह देते हैं सिरोपुच्छ यानी सिर से पैर तक। तो पहला सिर जो सिद्धांत है शारीरिक विकास में वो होता है सिरोपुच्छ यानी उसका विकास पहले सिर से लेकर बाद में पैरों तक चलता है। तो जैसे बच्चा जन्म लेता है सबसे पहले उसका सिर जो है एक्टिव होता है, सिर जो है गतिविधियां करने लगता है और धीरे धीरे उसके ऊपर से नीचे की तरफ उसके अंगों का विकास होता है। इसको कहते हैं सिफेलोस्यूडल। दूसरी होती है प्रॉक्सिमल डिस्टल यानी अंदर से बाहर की ओर, यानी बच्चे की रीढ़ की हड्डी जो मुख्य आधार होती है हमारी उससे बाहर की तरफ, यानी पहले उसकी रीढ़ की हड्डी का विकास हुआ, फिर उसके बाद में उसके ये कंधों से बाजू का, बाजू से उंगलियों का, तो बाद में उसकी स्पेशल गतिविधियां जो है बाद में शुरू होती हैं। तो ये अवस्था होती है प्रॉक्सिमल डिस्टल जिसे अंदर से बाहर की ओर, जबकि सिफेलोस्यूडल जो है सिर से पांव तक। इसके बाद आता है विकास में, विकास जो है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम देखते हैं एक सतत प्रक्रिया है, सतत यानी कॉन्टिन्यूअस, सस्टेनेबल, ये सतत भी आ जाता है, कई बार निरंतर भी आ जाता है। इसके अलावा ये जो है परस्पर संबंधित यानी एक इंटर रिलेटेड
प्रोसेस है, यानी इंटररिलेटेड प्रोसेस का मतलब होता है शरीर के हर अंग का आपस में जुड़ाव होता है, एक इंटीग्रेटेड यूनिट के रूप में शरीर करता है। तो परस्पर संबंध यानी एक एकीकृत इंटीग्रेटेड मैनर में शरीर का विकास होता है। कोई भी अंग शरीर से अलग नहीं है और उसका विकास अलग तौर पे नहीं होता। सब अंग एक साथ मिलकर ही शिक्षण, लर्निंग, एक्सपीरियंस एक्वायर करते हैं। इसके बाद आता है क्रम की समानता यानी पैटर्न। विकास का क्रम जो है समान होता है, यानी हर व्यक्ति, हर बच्चे के लिए क्रम यानी पैटर्न समान है। बच्चा पहले छोटा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उसके सब क्रम समान होते हैं। हाथों का, पैरों का विकास क्रम के रूप में होता है, सेम पैटर्न है। फिर आता है गति। गति जो है यानी उसका रेट ऑफ ग्रोथ, ये अलग अलग होता है, यानी उसकी गति जो है अलग अलग होती है। सेम रेट, कभी तेज कभी स्लो। तो विकास लगातार चलता है, अप एंड डाउन आते हैं, अवरोध भी आते हैं, परंतु अवरोध जो है बिल्कुल विकास को रोकते नहीं है, विकास पे प्रभाव डालते हैं और उसकी गति को प्रभावित करते हैं, रेट ऑफ ग्रोथ को या रेट ऑफ डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। हर बच्चे में रेट अलग अलग होता है। जैसे शैशवावस्था में बच्चा तीव्र गति से बढ़ता है, बाल्यावस्था में थोड़ा स्लो और किशोरावस्था में एकदम से बड़ा हो जाता है। तो रेट ऑफ ग्रोथ जो है अलग अलग होता है, गति का अलग अलग होना। फिर आता है व्यक्तिगत भिन्नता या व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, या इसको कह देते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस का जो सिद्धांत है, ये भी काम करता है इसमें। हर एक बच्चे का विकास जो है इंडिविजुअली डिफरेंस होता है या अलग होता है, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। हर बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न है। जैसे हम कहते हैं कि हर बच्चा यूनिक है, यानी हर बच्चा अलग है, तो उसी प्रकार से उसमें भिन्नताएं होती हैं। मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, सामाजिक नैतिक आधार पे सभी प्रकार की भिन्नताएं जो हैं उसमें अलग अलग होती हैं। तो भिन्नता के सिद्धांत बताता है कि बच्चों का विकास अलग अलग रूप में होता है, हमें उसे अलग अलग अप्रोच से देखने की जरूरत होती है। तो इसको व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कह देते हैं। तो हमारे विकास के सिद्धांतों में मुख्य रूप से यही आते हैं: एकीकरण का, इंटीग्रेशन का सिद्धांत, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जनरल टू स्पेसिफिक, कॉन्टिन्यूअस या सतत जो डेवलपमेंट है, या रेट ऑफ ग्रोथ का और पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट का। ये सिद्धांत है। कभी भी याद रखना, विकास जो है एक सीधी लाइन में, लाइनियर डेवलपमेंट नहीं है। ये जो है एक सर्पिल प्रोसेस है, यानी सर्पिल यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लगातार उतार चढ़ाव आते हैं, नई चीजें सीखता है, पुरानी छोड़ देता है। तो एक लाइनियर, एक सीधी रेखा में कभी विकास नहीं होता, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, नई चीजें, पुरानी चीजें लगातार चलती रहती हैं, सीखता रहता है बच्चा। तो विकास एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। जीवन पे उसका प्रभाव गहन है, बच्चे की शिक्षा पे उसका प्रभाव गहन है, लर्निंग पर विकास का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। अच्छा विकास अच्छी लर्निंग को प्रोत्साहित करता है, एक अच्छी लर्निंग एक अच्छी डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करती है। दोनों कोरिलेटेड हैं, अंतर संबंधित हैं। जैसे ग्रोथ, मैचुरेशन और लर्निंग, तीनों एस्पेक्ट जरूरी हैं। ग्रोथ यानी फिजिकल, मैचुरेशन परिपक्वता जिसको हम बायोलॉजिकल कह देते हैं, और लर्निंग जो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है, मानसिक प्रक्रिया मुख्य रूप से होती है। तो तीनों कोरिलेटेड हैं, यानी जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे का प्रभाव एक दूसरे पे पड़ता है। तो इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में हमने डेवलपमेंट को कवर किया, विकास को कवर किया, विकास का जो स्टेज है उसके एस्पेक्ट हैं वो कवर किए, विकास का लर्निंग यानी अधिगम से क्या संबंध है वो कवर किया। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपके आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा, आपकी सहायता करेगा। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।